15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म दुनिया और भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। जब 14 अगस्त 1947 की शाम लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो वो अपने हवाई जहाज़ से मध्य पंजाब में आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं को साफ देख सकते थे। इस धुएं ने नेहरू के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्षण की चमक को काफ़ी हद तक धुंधला कर दिया था। 14 अगस्त की शाम जैसे ही सूरज डूबा, दो सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफ़ेद सिल्क का पीताम्बरम, तंजौर नदी का पवित्र पानी, भभूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए जाने वाले उबले हुए चावल थे। जैसे ही नेहरू को उनके बारे में पता चला, वो बाहर आए। उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। इस तरह की सारी रस्मों का नेहरू अपने पूरे जीवन विरोध करते आए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सन्यासियों के हर अनुरोध को स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद अपने माथे पर लगी भभूत को धोकर नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पद्मजा नायडू के साथ खाने की मेज़ पर बैठे ही थे कि बगल के कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। ट्रंक कॉल की लाइन इतनी ख़राब थी कि नेहरू ने फ़ोन कर रहे शख्स से कहा कि उसने जो कुछ कहा उसे वो फिर से दोहराएं। जब नेहरू ने फ़ोन रखा तो उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला और उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। जब उन्होंने अपना हाथ चेहरे से हटाया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वो फ़ोन लाहौर से आया था। वहाँ के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहाँ से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। फ़ोन करने वाले ने नेहरू को बताया कि लाहौर की गलियों में आग लगी हुई थी। नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा? मैं कैसे जता पाऊंगा कि देश की आज़ादी पर मैं खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए जो आपको आज रात देश के सामने देना है। लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर नेहरू की आवाज़ को बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ज़रूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। अगले दिन के अखबारों के लिए नेहरू ने अपने भाषण में 2 पंक्तियां अलग से जोड़ी। उन्होंने कहा, हमारे ध्यान में वो भाई और बहन भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए हैं और उस आज़ादी की खुशियाँ नहीं मना सकते जो आज हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हिस्से हैं और हमेशा हमारे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया, जो भारत का राष्ट्रगीत बना बाद में।
सदन के अंदर सूट पहने हुए एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंटनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। 17 साल के इंदर मल्होत्रा भी उस क्षण की नाटकीयता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि दूसरे लोगों की तरह उनकी आंखें भी भर आई थीं। वहाँ पर मशहूर लेखक खुशवंत सिंह भी मौजूद थे, जो अपना सब कुछ छोड़कर लाहौर से दिल्ली पहुँचे थे। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, हम सब रो रहे थे और अनजान लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। 14-15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हजूब के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। मेरा भी जाता रहा, मगर उस वक्त इतना उत्साह था आज़ादी का कि वो कुछ रोज के लिए तो उनको ख्याल ही नहीं आया। नारे लगा रहे थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आधी रात के थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने आए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने पोर्ट वाइन की एक बोतल निकाली और अपने हाथों से अपने मेहमानों के गिलास भरे। फिर अपना गिलास भरकर उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, टू इंडिया। एक घूंट लेने के बाद नेहरू ने माउंटबेटन की तरफ अपना गिलास ऊंचा कर कहा, किंग जॉर्ज षष्ठम के लिए। नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो लिफाफा खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना ही भूल गए थे। सुबह 8 बजे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को। शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहाँ करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा थे। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ स्नान को छोड़कर एक जगह पर इतने लोग कभी नहीं एकत्रित हुए थे। बीबीसी के संवाददाता और कमेंटेटर विनफ्रेड वॉन टॉमस ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। Middle of a vast sea of seething humanity that's poured into the Prince's Park in New Delhi. Frankly, I've never seen so many people. They must be here literally in their hundreds of thousands. A great swarming, excited, cheering, enthusiastic Indian crowd to celebrate the climax of the day's excitement in New Delhi. माउंटबेटन की बग्घी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो उससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चारों ओर फैले हुए इस अपार जनसमूह की लहरों ने झंडे के खंबे के पास बनाए गए छोटे से मंच को अपनी लपेट में ले लिया था। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, बड़ी मेहनत से बनाई गई विशिष्ट अतिथियों की दर्शक दीर्घा और रास्ते की दोनों ओर बांधी गई रस्सियां, हर चीज़ लोगों की इस प्रबल धारा में बह गई थी। लोग एक दूसरे से इतना सट कर बैठे हुए थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। फिलिप टॉलबोट अपनी किताब एन अमेरिकन विटनेस में लिखते हैं, भीड़ का दबाव इतना था कि उससे पिसकर माउंटबेटन के एक अंगरक्षक का घोड़ा ज़मीन पर गिर गया। सबकी उस समय जान में जान आई जब वो थोड़ी देर में खुद ब खुद उठकर चलने लगा। माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ उस समारोह को देखने पहुंची थी। नेहरू ने पामेला को देखा और चिल्लाकर कहा कि लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ। पामेला भी चिल्लाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है।
नेहरू ने कहा, सैंडल को हाथ में लो। पामेला इतने ऐतिहासिक मौके पर ये सब करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में पामेला लिखती हैं, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए, मैं सैंडल नहीं उतार सकती थी। नेहरू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा, मेरी हील उन्हें चुभेगी। नेहरू फिर बोले, बेवकूफ लड़की, सैंडल को हाथ में लो और आगे बढ़ो। पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी भारत के अंतिम वायसराय की लड़की ने भी अपने सैंडल को उतार कर अपने हाथों में लिया और इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई, जहां सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल पहले से ही मौजूद थी। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, मंच के चारों ओर उमड़ते हुए इंसानों के उस सैलाब में हजारों ऐसी औरतें भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए हुए थीं, इस डर से कि कहीं उनके बच्चे बढ़ती हुई भीड़ में पिस न जाएं। जान पर खेलकर वो उन्हें रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे गिरने लगते तो उन्हें फिर से उछाल देती। एक क्षण में हवा में इस तरह के सैकड़ों बच्चे उछाल दिए गए। पामेला माउंटबेटन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं और वो सोचने लगीं, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बरसात हो रही है। उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए हैं, लेट्स होइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा थे कि वो अपने हाथों तक को नहीं हिला पाए। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज़ सुन ली। तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट से ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता आवाज़ निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे इतिहास में इससे पहले किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वो लोगों को इतनी दिली भावना के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। उस दिन उन्हें वो चीज़ मिली जो न तो उनकी परनानी रानी विक्टोरिया को नसीब हुई थी और न ही उनकी किसी और संतान को। भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था कि वो लोगों को इतनी शिद्दत के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। ये माउंटबेटन की कामयाबी को भारत की जनता का समर्थन था। उस मधुर क्षण के उल्लास में भारत के लोग पलासी की लड़ाई, 1857 के अत्याचार, जालियांवाला बाग की खूनी दास्तान सब भूल गए। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति ने भी भारत की आज़ादी के दिन का स्वागत करने और उसे और रंगीन बनाने की ठान रखी हो। वहाँ से अपनी बग्घी पर